उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में आखिरकार कोरोना का हाल क्या है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 512 नए केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 70,205 हो चुकी है। वहीं अब तक 64,939 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस 4052 हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 1138 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि आज से देहरादून में यूपी की सीमा से प्रवेश करने वालों के एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है। फ़हीम हमारे संवाददाता देहरादून से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। फ़हीम, चूंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा कोरोना है और इसीलिए खतरा यूपी पर भी, उत्तराखंड भी, लेकिन यहाँ यूपी की सीमा से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए जो एक खास व्यवस्था की है एंटीजन टेस्ट, ये बताइए आज कितने लोगों का टेस्ट हुआ है? आज व्यवस्था की है एंटीजन टेस्ट को लेकर के। जहाँ तक बात है यूपी की सीमा की, तो यूपी की सीमा ना सिर्फ यूपी की सीमा है बल्कि सीमा होते यूपी और दिल्ली के लिए प्रवेश किया जाता है। तो एक तरीके से दिल्ली एक मुख्य है और इसके हरिद्वार की जो है रुड़की से भी है, तो ये तो होते हुए दोनों रास्ते, तो लिहाजा तो पूर्ण है जो होते हुए दिल्ली में जिस तरीके के रहे हैं उत्तराखंड सरकार और को लेकर के वीरेंद्र सिंह रावत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने बहुत स्पष्ट कही थी कोरोना को है उसका उत्तराखंड हो जाएगा। अगर केस बढ़ रहा है सीमाओं पर। फ़हीम, आपको रोकना चाहेंगे, आपकी आवाज लगातार ब्रेक हो रही है। फिलहाल आपको बता दें कि नई व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर, यानी कि उत्तर प्रदेश से जो भी प्रवेश करेगा उत्तराखंड में उसका एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को ये डर है कि दिल्ली के रास्ते उत्तर प्रदेश के जरिए कहीं उत्तराखंड में कोरोना का जो आंकड़ा है वो ना बढ़ जाए। इस वक्त दिल्ली में बेकाबू कोरोना हो रहा है। चलिए अब आपको जिलेवार बताते हैं कि कहां पर कितने केसेस कोरोना के आ चुके हैं। सबसे पहले देहरादून की बात करते हैं। देहरादून में 204, चमोली में 45, नैनीताल में 43, हरिद्वार में 39। इसके साथ ही हरिद्वार की अगर हम बात करते हैं 39 केसेस, पौड़ी में 35, पिथौरागढ़ में 27, टिहरी से 23 केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, तो यहां से 20 केसेस, अल्मोड़ा से 16 केसेस सामने आए हैं, बागेश्वर में 14 केसेस मिले हैं, चंपावत में 12 और उत्तरकाशी से 12 केसेस 24 घंटे के अंदर मिले हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता को नई सौगात दी है। जानकी सेतु का लोकार्पण कर आम जनता को ये समर्पित किया गया है। टिहरी और पौड़ी जिले को जोड़ने वाला है जानकी सेतु। 2013 में आपको बता दें कि जानकी सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। 49 करोड़ की लागत से ये जानकी पुल बनकर तैयार हुआ है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद ये पुल बनकर तैयार हुआ। गंगा नदी पर 340 मीटर लंबा पुल बना है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 3.9 मीटर है। जानकी सेतु का लोकार्पण किया गया है। ये मेरे ख्याल से 44 करोड़ के आसपास, 48 करोड़ की इसकी लागत आई है और ये बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा थी और बहुत महत्व का ये सेतु है, जहाँ पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को समय की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी, क्योंकि पहले काफ़ी घूम कर लोगों को जाना पड़ता था। वहीं सबसे बड़ी जो देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनको बहुत सुविधा इससे मिलेगी।
जानकी सेतु। बात छठ पर्व की करते हैं। छठ महापर्व पर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने शुभकामनाएं दी हैं। छठ मैया की पूजा उपासना का पर्व है। स्पीकर का कहना है कि प्रकृति के प्रति मानव की उपासना का भाव इससे जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि प्रकृति को पूजने वाला त्योहार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उगते और डूबते सूरज को अर्घ इसमें व्रतियां देती हैं और इसीलिए बेहद सादगी से मनाया जाने वाला जो त्योहार है वो एक तरह से अमीर और गरीब की जो खाई है उसे भी मिटाने का काम करता है, क्योंकि इसमें कोई खास चीजें बनती नहीं है। बेहद सादगी के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है और देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से छठ सभी देशवासियों को देना चाह रहा हूँ। और सब जानते हैं कि ये छठ पूजा जिस प्रकार से हमारे पूर्वांचल समाज के लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं और छठ मैया की आराधना करके पूजा अर्चना करके अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए उनके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ भी पर्व माना जाता है, जिसमें महिलाएं तमाम प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, केला है, हमारे गन्ना है, दूसरी तरह के और प्राकृतिक जो पदार्थ हैं, उत्पाद हैं, उनको मिला के और सूर्य को आराधना भी करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नहाए खाए से शुरू हुआ ये पर्व खरना और उसके बाद फिर 36 घंटे का निर्जला व्रत महिलाएं रखती हैं अपने परिवार के सुख। और अब आपको डोईवाला का नजारा दिखाते हैं, जहां पर छठ पूजा धूमधाम से बनाई गई। पूर्वांचल के लोगों में आपको बता दें कि लगातार उत्साह का माहौल, प्रशासन की सख्ती के आगे आस्था भारी पड़ती हुई भी नजर आई है। केशवपुरी और राजीव नगर में छठ पूजा की धूम देखने को मिली। पूर्वांचल के लोगों में धूमधाम से इस पर्व को बनाया है। कोरोना के खत्म होने की भी प्रार्थना इस बार व्रतियों ने की है। हम लोग कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का विस्तार पूर्वक ध्यान रखेंगे और छठ पूजा का त्यौहार मनाएंगे। वहीं हरिद्वार में छठ पर्व पर पुलिस प्रशासन काफी सख्त दिखा है। कोरोना के बढ़ते कदमों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। गंगा नहर घाट पर पुलिस और पूर्वांचल समाज के बीच नोक-झोंक तक हो गई। पुलिस ने प्रवासियों को पूजा और स्नान करने से रोका। समाज के लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश देखने को मिला। पूर्वांचली लोगों ने त्योहारों को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है। सालों से हमेशा बनाई ही जा रही है, लेकिन कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में कल जो शासन ने अचानक आदेश पारित किया है, उस आदेश को लेके भी हम शासन प्रशासन से कल मिले हैं और उसमें हमें बताया है कि छठ पूजा पे व्यक्तिगत तौर पे कहीं कोई पाबंदी नहीं है। जो भी पाबंदी है वो सामूहिक रूप से कहीं घाट पे करने की उन्होंने मुझे बताया है। तो जब व्यक्तिगत तौर पे करने पे कहीं कोई पाबंदी नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने सुबह भी शासन से दोबारा उनसे क्लियरेंस लिया था और उन्होंने बताया था कि कोई नहीं जी, आप व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई आ रहा है तो उनकी, क्योंकि ये त्यौहार पूर्ण रूप से महिलाओं का त्यौहार होता है और वही व्रती रहती हैं और पुरुष उनके सहयोग में रहते हैं। तो उनके नहाने के बाद वस्त्र बदलने के लिए हमने शासन से परमिशन लेने के बाद ही 15 बाई 15 का छोटा एक टेंट लगवाया था। और लेकिन अब ये छठ पूजा के समय से आधे घंटे पहले यहाँ पे शासन प्रशासन आ जाता है और वो कहता है कि जो पुरानी बातें सब भूल जाओ, आपसे क्या सुबह बातें हुई थी सारी चीज़ें भूल जाओ। हमको ऊपर से आदेश है कि चाहे जो हो जाए, हम किसी भी कीमत पर यहाँ पे छठ पूजा नहीं हो देंगे। छठ पूजा मेले चल रहे हैं, ठेके चल रहे हैं, सारे पीठ खोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ये पूर्वांचल के लोगों के साथ रावली मधु में मेला लगा हुआ था, सेक्टर 4 में मेला लगा हुआ था, अभी दीपावली के टाइम में खूब भीड़ थी। हर पीठ लग रहा है, सेक्टर 4 का पीठ लग रहा है, शिवालिक नगर का पीठ लग रहा है, लेकिन वहाँ किसी ने प्रशासन ने नहीं रोका। वहाँ कोविड नहीं है सर। अगर हम 1 घंटे के केवल पूजा कर रहे थे, इनका मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया। केवल पूर्वांचल के नाम पे ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्या चाहते हैं हम यही चाह रहे थे कि हम लोग सर इसलिए खड़े थे कि सोशल डिस्टेंसिंग से लोगों को हम अलग अलग करके इंडिविजुअल पूजा करा लेंगे, लेकिन प्रशासन बोले किसी हालत में पूजा नहीं। भगवान बद्रीनाथ की उत्सव डोली पांडुकेश्वर पहुंच चुकी है। मधुर भजनों के बीच डोली का आगमन हुआ। डोली पहुंचने पर श्रद्धालु ने भव्य स्वागत भी किया। श्रद्धालु ने शंकराचार्य गद्दी की पूजा अर्चना की। डोली के आगमन पर श्रद्धालु ने राजभोग का आयोजन भी किया।
यात्रा काल के लिए हम तैयारियां प्रारंभ कर देंगे और प्रतीक्षा करते हैं आने वाले साल के कपाट खुलने की। बद्री विशाल भगवान की जय। जन आने वाली यात्रा काल। हरिद्वार से अगली खबर है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर है मंडल रेल प्रबंधन तरुण प्रकाश। महाकुंभ के मद्देनजर मंडल रेल प्रबंधन ने निरीक्षण किया, निर्माणाधीन कार्यों का जायजा भी लिया। इसके साथ ही चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी रेल प्रबंधक की तरफ से दिए गए हैं। उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए तत्पर है। जैसा आपने देखा होगा, आपने भी कुछ देर पहले भी जिक्र किया था कि लक्सर में आने का रास्ता बहुत सकरा है, तो उसके लिए एक हम लोग ऑल्टरनेट एंट्री भी सोच रहे थे प्लान करने के लिए। ये भी एक हमारी योजना का पार्ट है कि हम लोग स्टेशन पे एक बड़ी सी ऑल्टरनेट एंट्री दें, जिससे लोग जो बस स्टैंड पे उतरे हैं या किसी मेन रोड पे उतरे वो बजाय सकरे बाज़ार में जाने के एक प्रॉपर एंट्री से स्टेशन के अंदर आ जाएँ। खतरे हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 21 नवंबर को हिंदी साहित्य लेखन में विशिष्ट योगदान के लिए वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के साथ लंदन में सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले से अपना साहित्यिक और राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले डॉक्टर निशंक पहले ऐसे भारतीय केंद्रीय मंत्री होंगे जिन्हें हिंदी साहित्यिक कार्य के लिए विदेशी भूमि में सम्मानित किया जाएगा। मानवीय संवेदना है वो किसी एक सरहद में बंद कर नहीं देखी जा सकती, और संभवतः इसीलिए वातायन यूके संस्था ने जो उन्हें सम्मानित करने की सोची या उनके मन में जो विचार आया वो उनकी रचनाधर्मिता के कारण ही आया। और उनकी रचनाओं में, चाहे वो उनकी कविताएं हों, उनकी कहानी हो, उनका उपन्यास, यात्रा वृत्तांत या साहित्य की प्रत्येक विधा में जो उनका हस्तक्षेप है वो ये सिद्ध करता है कि उन्होंने अपनी संवेदनाओं को जो आवृत्तियाँ दी हैं, जो रेखाएं दी हैं, वो साहित्यिक परिधि के संपूर्ण संगुम्फन का एक परिणाम है। और ये जो वातायन संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन में ये उन प्रतिष्ठित रचनाकारों को सम्मानित करती है जो वैश्विक पटल पर सिद्ध हो चुके हैं, प्रतिष्ठित हैं। हरिद्वार के जिला पूर्ति निरीक्षक रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। रिश्वत लेने का वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षण को निलंबित कर दिया है। सब विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश अब दिए गए हैं। रूप से उनको निलंबन करने का संस्तुति दे दिया गया है और उनको मुख्यालय पे अटैच कर दिया है। इसके बाद जो है इसका जो वीडियो है उसका भी हम फॉरेंसिक लैब में उसका पुष्टि कराएंगे, विभागीय कार्रवाई करेंगे, सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगी। जो भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने का अगर कोई सूचना है कृपया करके हमें भी सूचना दें। इस प्रकार का सबूत सहित मिलेगा तो और भी जो है सख्ती से कार्रवाई तत्काल। किसी भी डिपार्टमेंट में इस प्रकार का भ्रष्टाचार बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। कहीं पर भी अगर इस प्रकार का घटना होगा कृपया करके हमारा संज्ञान में। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक की महत्वपूर्ण चिनवाड़ी डांडा पेयजल पंपिंग योजना से अभी भी ग्रामीण वंचित हैं। हालांकि 27 करोड़ की इस योजना को बीते दिनों सीएम के हाथों उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन इस योजना से लाभान्वित होने वाले कई गांवों को योजना अब तक एक बूंद पानी तक नहीं दे पाई है। इससे इस पेयजल योजना और उसके उद्घाटन पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक बार फिर से ये योजना सवालों के घेरे में आ गई है। ग्रामीणों की माने तो कई ग्रामीणों को इस बात की भनक तक नहीं है कि इस योजना का उद्घाटन हो चुका है। जो गांव इससे जुड़े हुए हैं वो पूरी तरह लाभान्वित होंगे और उनको पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी हर घर में नल में जल, अलग से मंत्रालय बना जल शक्ति जिसमें करोड़ों रुपए है और उसके कारण किसी को दिक्कतें कठिनाई नहीं होगी। जो लोग इस योजना से नहीं जुड़े उनको इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। और 24 तक ये देश के अंदर है, लेकिन उत्तराखंड में 22 तक ये योजना है और मुख्यमंत्री ने उसको आगे बढ़ाते हुए 1 रुपये में कनेक्शन देने का भी काम किया। तो मैं सोचता कि एक जिस तरह से पानी की तरफ
ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में विश्व के अंदर यदि कोई युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, और उसका रास्ता प्रधानमंत्री ने पहले ही निकाल के रख दिया है। जो गांव इससे जुड़े हुए हैं वो पूरी तरह लाभान्वित होंगे और उनको पानी। लोकार्पण ये एक तरह से छलावा मानूंगा मैं इसको, क्योंकि अभी तक उस योजना से जितने भी गांव की यहाँ पे बात कर रहे हैं 100 कुछ गांव बस्तियाँ हैबिटेट्स उससे जो है लाभान्वित होंगे, लेकिन उनमें से जो मेन हैबिटेट है जो बहुत क्राइसिस झेलती है, वाटर क्राइसिस, घंडियाल हो गया, वहाँ पे गड़कोट हो गया। गड़कोट में तो शायद थोड़ा चल भी रहा होगा, लेकिन जहाँ तक घंडियाल का प्रश्न है वहाँ पर अभी कई वाटर स्टैंड ऐसे हैं जहाँ पर एक बूंद पानी आज तक आया नहीं है, और बावजूद इसके यदि इसका लोकार्पण हुआ है तो ये मेरी दृष्टि में तो दुर्भाग्यपूर्ण है। शहीद के परिवार की मदद के लिए उत्तराखंड का एक विश्वविद्यालय आगे आया है। इस यूनिवर्सिटी ने शहीदों के परिवारों के लिए को अपना समझा और ऐसा पैगाम दिया जो किसी भी देश के लिए गर्व की बात हो सकती है। ग्राफिक्स इस यूनिवर्सिटी ने बारामूला में शहीद हुए बीएसएफ के उप निरीक्षक राकेश डोभाल के परिवार को 10 लाख रुपए सीधे सौंपे हैं। इसके साथ ही ग्राफिक्स एरा शहीद के बच्चों की पूरी शिक्षा की व्यवस्था करने का ऐलान भी कर चुका है। छोटी दिवाली के दिन बारामूला में देश के दुश्मनों का मुकाबला करते हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल शहीद हो गए थे। ग्राफिक्स एरा यूनिवर्सिटी ने शहीद डोभाल को अपने अंदाज में नमन किया है। इस तरह उत्तराखंड के विश्वविद्यालय ने एक नजीर पेश की है। ग्राफिक्स एरा के मैनेजमेंट बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारी राखी कंचाला ने कहा है कि शहीद राकेश डोभाल की बेटी दित्या डोभाल और कुछ समय बाद जन्म लेने वाले उनके बच्चे की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की पूरी व्यवस्था ग्राफिक्स एरा ही करेगा। ग्राफिक्स एरा के मुताबिक ये कोई जुबानी घोषणा नहीं है। शहीद के सम्मान के लिए 10 लाख रुपए की चेक भेंट की गई है। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ग्राफिक्स एरा में किए जाने के संबंध में एक लिखित पत्र भी शहीद की पत्नी संतोषी डोभाल को सौंपा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि शहीद के बच्चे ग्राफिक्स एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी और ग्राफिक्स एरा हिल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कोई भी कोर्स कर सकते हैं। उनसे किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। प्राइमरी शिक्षा का इंतजाम ग्राफिक्स एरा ग्लोबल स्कूल में होगा। निजी क्षेत्र की पहल शहीदों के परिवारों को अकेला पड़ने से बचाने का रास्ता खोल सकती है। देश के लिए लड़ते हुए अपनी शहादत देने वाले बीएसएफ के उप निदेशक दिवाली के पर्व पर जब हमारा पूरा देश खुशियाँ मना रहा था, तब उत्तराखंड के महान सेनानी श्री राकेश डोभाल जी ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। पूरे देश के साथ हमारा ग्राफिक एरा परिवार उनका ऋणी रहेगा। आज हम श्रद्धांजलि के तौर पे ग्राफिक एरा परिवार सिर्फ यही कर सकता है कि हम उन्हें एटलीस्ट ये दिखाएं कि हम उनके साथ खड़े इस दुख की घड़ी में और वो अकेले नहीं हैं। इसीलिए ग्राफिक एरा परिवार की तरफ से 10 लाख रुपए का छोटी सी धनराशि हम उनके सम्मानार्थ भेंट करने आए हैं और ये प्रस्ताव भी लेकर आए हैं कि जो उनकी बेटी है या जो भी आगे उनका जो बच्चा होने वाला है उसके लिए निःशुल्क प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन हम ग्राफिक एरा परिवार की तरफ से देंगे। और ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, ये हमारा फ़र्ज़ है। और जिस तरीके से भी किसी भी तरीके से इनको कोई भी सहायता की ज़रूरत होगी तो ग्राफिक एरा परिवार हमेशा इनके साथ खड़ा रहेगा। इस वक्त प्रशासनिक अधिकारी के बदलने की खबर आ रही है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे अशोक कुमार। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अशोक कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे अशोक कुमार। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अशोक कुमार, जिन्हें अब डीजीपी बनाया गया है। उत्तराखंड के नए डीजीपी अशोक कुमार होंगे। अशोक कुमार 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।